वेलकम फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सुनीता बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हेतमसर। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलरेटर, त्वरक की अवधारणा। इसे एक्सीलरेटर थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का त्वरण सिद्धांत भी कहा जाता है। इस थ्योरी को सबसे पहले J.M. क्लार्क, जॉन मॉरिस क्लार्क के द्वारा दिया गया था 1923 में। उन्होंने अपनी बुक स्टडीज़ इन द इकोनॉमिक्स ऑफ ओवरहेड कॉस्ट में इस थ्योरी को बताया था। एक्सीलरेटर थ्योरी या त्वरक सिद्धांत को समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसके बिना हम बिजनेस साइकिल को नहीं समझ सकते। और स्टार्टिंग में हम देखें तो त्वरक के बारे में ये कहा गया था कि इनकम या कंजम्पशन है, उनका इन्वेस्टमेंट के साथ में क्या रिलेशन है, उसी को उन्होंने त्वरण का नाम दिया था। लेकिन आगे चलकर सैमुअल्सन ने ट्रेड साइकिल्स में या ट्रेड साइकिल के एक्सप्लेनेशन या व्याख्या में त्वरण का प्रयोग किया था। अब हम देखें कि त्वरक या त्वरक जो सिद्धांत है वो क्या होता है। तो ये त्वरक जो है वो मल्टीप्लायर का इन्वर्स होता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। तो जो ये त्वरक सिद्धांत है वो गुणक का विपरीत होता है। तो पहले हम ये देखें कि गुणक या मल्टीप्लायर क्या होता है। मल्टीप्लायर है वो हमें ये बताता है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंजेस के बाद हमारी जो इनकम है उसमें क्या चेंजेस होते हैं। तो हम देखते हैं कि इनकम में होने वाले जो चेंजेस हैं वो इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंजेस के कई गुना होते हैं। तो जितने गुना ये इनकम बढ़ती है उसे ही हम मल्टीप्लायर या गुणक कहते हैं। तो यहाँ हम देखें तो K इजिकल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के यहाँ क्या है, मल्टीप्लायर। डेल्टा वाई चेंज इन इनकम और डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंजेस के बाद हमारी नेशनल इनकम में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसे हम मल्टीप्लायर या गुणक कहते हैं। अब है एक्सेलरेटर या त्वरक। त्वरक क्या है, मल्टीप्लायर का एकदम अपोजिट है। ये हमें क्या बताता है कि इनकम में होने वाले चेंजेस के बाद हमारे इन्वेस्टमेंट में क्या चेंजेस होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इनकम के चेंजेस के बाद जो इन्वेस्टमेंट में चेंजेस हैं वो इनकम का कई गुना होते हैं। तो जितने गुना इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है वही क्या है, एक्सीलरेटर या त्वरक है। इसको यदि हम फार्मूले से देखें तो डब्लू तो यहाँ क्या है, एक्सीलरेटर है, वो क्या हो जाएगा डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा के यहाँ पर क्या है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक यानी पूंजीगत स्टॉक में परिवर्तन। डेल्टा वाई चेंज इन इनकम और आउटपुट। तो यहाँ हम देखें कि डेल्टा के इजिकल टू आई, कैपिटल स्टॉक में होने वाला चेंजेस ही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ हम डेल्टा के स्थान पर आई भी लिख सकते हैं। तो इस एक्सीलरेटर थ्योरी या त्वरक सिद्धांत में हम क्या देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में जो चेंजेस हैं वो इनकम की वजह से हो रहे हैं। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट या प्रेरित निवेश कहते हैं। यानी त्वरक सिद्धांत में जिस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की गई है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। इसलिए इस एक्सीलरेटर को हम प्रिंसिपल ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, प्रेरित निवेश का सिद्धांत भी कहते हैं। एक्सीलरेटर को COR या ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो भी कहा जाता है। अब हम अदर टर्म्स में बताएं तो एक्सीलरेटर जो प्रिंसिपल है वो हमें क्या बताता है कि कैपिटल गुड्स की डिमांड या उसको हम कहें तो इन्वेस्टमेंट और जो हमारी एग्रीगेट इनकम लेवल है उन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। यानी जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाता है। अब हम देखें तो यहाँ देखिए KT इजिकल टू अल्फा YT। KT यहाँ क्या है, डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक, प्रत्याशित पूंजी स्टॉक। YT नेशन इनकम और आउटपुट। अल्फा है वो किसको बता रहा है, वो एक्सीलेटर को बता रहा है या कोफिशिएंट ऑफ एक्सीलेटर। इस अल्फ़ा को हम COR या कैपिटल आउटपुट रेशियो भी कह सकते हैं।
कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो क्या होता है, K/Y, यानी 1 यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए हमें कैपिटल की कितनी यूनिट की आवश्यकता है वो हमें COR बताता है, यही एक्सीलेटर बताता है। अब हम देखें कि हमारी इनकम में होने वाले चेंजेस क्या है, यानी डेल्टा वाई हम कैसे निकालेंगे, YT-1 यानी करंट ईयर की इनकम माइनस प्रीवियस ईयर की इनकम, इन दोनों में जो चेंजेस हैं वही क्या हो जाएगा, चेंज इन नेशनल इनकम। अब हम कैपिटल स्टॉक में चेंजेस को देखें तो कैपिटल स्टॉक में चेंज क्या हो जाएगा, इस वर्ष का कैपिटल स्टॉक माइनस पिछले वर्ष का कैपिटल स्टॉक, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन कैपिटल स्टॉक। इसी तरह से हम नेशनल इनकम को देखें तो करंट ईयर की नेशनल इनकम माइनस प्रीवियस ईयर की नेशनल इनकम, यानी इस साल की इनकम में से हम पिछले साल की इनकम को घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, चेंज इन इनकम। तो यहाँ हम इसे कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा KT=α डेल्टा YT, यानी यहाँ जो कैपिटल स्टॉक में होने वाला जो चेंजेज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनकम में होने वाले चेंजेस के ऊपर। चेंज इन कैपिटल स्टॉक ही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ हम डेल्टा K की जगह क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो IT=α डेल्टा YT, तो ये एक तरह से क्या बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनकम के ऊपर निर्भर कर रहा है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन हमने अभी देखे, IT=α इंटू डेल्टा YT। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हमारी जो नेशनल इनकम है उसमें चेंजेस होते हैं तो इन्वेस्टमेंट में चेंजेस कितने होते हैं, हमारी नेशनल इनकम के कई गुना चेंजेस होते हैं। जो ये कई गुना है वही यहाँ पे क्या है, एक्सीलेटर है। यानी एक्सीलेटर हमें क्या बता रहा है कि जब इनकम बढ़ रही है तो उसके रिजल्ट के रूप में इन्वेस्टमेंट जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो यदि हम एक्सीलेटर देखना चाहें कि अल्फा क्या हो जाएगा, α=IT/डेल्टा YT, यानी एक्सीलेटर या त्वरक क्या है, हमारी इनकम में होने वाले चेंजेस के फलस्वरूप हमारे इन्वेस्टमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखें ये जो अल्फ़ा है वो एक तरह से क्या है, ये कैपिटल आउटपुट रेशियो ही है जो हमें यह बता रहा है कि अगर हमारी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है तो 1 यूनिट प्रोडक्शन के लिए हमें कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं एंजम्पशंस ऑफ एक्सीलेटर प्रिंसिपल, त्वरक सिद्धांत की मान्यताएं, यानी हमारा जो एक्सीलेटर थ्योरी है वो कैसे काम करती है, किन कंडीशंस में काम करती है। इसके लिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारी जो एंजम्पशंस हैं एक्सीलेटर थ्योरी की वो क्या हैं। फर्स्ट एंजम्पशन है कि इकोनॉमी में कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं पाई जाती है, यानी हमारे पास इकोनॉमी में जितनी भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसका फुल यूज किया जा रहा। अब अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो जाती है तो उस एक्सेस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें नई मशीनें या नया इन्वेस्टमेंट लगाकर ही हम कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। अगली जो एंजम्पशन है वो है कि कैपिटल गुड्स का जो प्रोडक्शन करने वाले इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है। थर्ड एंजम्पशन है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो फिक्स रहता है। नेक्स्ट एंजम्पशन है कि जो प्रोडक्शन की डिमांड है उसमें होने वाले जो चेंजेस हैं वो परमानेंट होते हैं। फिफ्थ एंजम्पशन है कि रिसोर्सेज की सप्लाई इलास्टिक है। इसका मीनिंग है कि इकोनॉमी में जैसे ही डिमांड बढ़ जाती है, कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ एंजम्पशन है कि वस्तुओं के उत्पादन और साधनों की पूर्ति में कोई लैग नहीं है, यानी जैसे ही हमें गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, यानी नो टाइम लैग एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एंजम्पशन है कि कैपिटल एसिड्स जो हैं वो डिविजिबल हैं। यहाँ डिविजिबल का मीनिंग क्या है कि मान लीजिए हमें 10 यूनिट्स के बराबर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमारे पास ऐसी मशीनरी है जिससे 10 यूनिट्स प्रोडक्शन बढ़ जाएगा।
और अगली जो अंजम्पशन है वो है प्रोडक्शन यूनिट्स में कांस्टेंट रिटर्न्स पाए जाते हैं। और लास्ट अंजम्पशन वो है कि इनकम में अगर इंक्रीज होता है तो जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो भी तुरंत ही इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ हम बताना चाहें तो जो एक्सीलेटर प्रिंसिपल है वो हमें क्या बताता है कि हमारा डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक और रियल कैपिटल स्टॉक का जो डिफरेंस है वो एक ही टाइम पीरियड में समाप्त हो जाता है। यानी हमारा वांछित पूंजीगत स्टॉक और वास्तविक पूंजीगत स्टॉक है उनका डिफरेंस एक ही समय अवधि में कंप्लीट हो जाता है। ये है हमारा त्वरक सिद्धांत। अब त्वरक सिद्धांत जो है वो कैसे काम करता है, अगर इस प्रोसेस को देखना चाहें तो इसे हम एक टेबल की हेल्प से देख सकते हैं। और ये टेबल जो है वो एस्टिमेटेड है या कल्पना के आधार पर बनाई गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो दो तरह का होता है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट हमें कैसे मिलता है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से हम डेप्रिशिएशन या रिप्लेसमेंट कैपिटल को माइनस कर दे तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट मिलता है। यहाँ टेबल में देखिए फर्स्ट कॉलम में है पीरियड, सेकंड में है आउटपुट, आगे है रिक्वायर्ड कैपिटल स्टॉक, फिर रिप्लेसमेंट कैपिटल या डेप्रिशिएशन, नेक्स्ट कॉलम है नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम पीरियड की बात करें तो यहाँ T-1 जो पीरियड है वो बता रहा है प्रीवियस ईयर के टाइम पीरियड को, T जो है वो करंट टाइम पीरियड को बता रहा है। आगे हम देखें T+1, T+2, T+3, T+4, ये हमें बता रहे हैं फ्यूचर टाइम पीरियड को। सेकंड जो कॉलम में है वो आउटपुट दिया हुआ है। आउटपुट पहले है 400, फिर 410, 425, 450, इस तरह से बढ़ रहा है। यहाँ देखिए 450 के बाद ये जो आउटपुट है वो नहीं बढ़ा है और T+4 पीरियड में जो आउटपुट है वो घट गया है। आगे है रिक्वायर्ड कैपिटल स्टॉक। रिक्वायर्ड कैपिटल स्टॉक है वो कैसे मिलता है, यहाँ टेबल में हम देखते हैं कि नीचे हमें दे रखा है कैपिटल आउटपुट रेशियो 3 के बराबर और डेप्रिशिएशन दे रखा है 20%। ठीक है, तो COR कितना है, 3 के बराबर है। तो रिक्वायर्ड कैपिटल स्टॉक कैसे निकाला जाता है, आउटपुट मल्टीप्लाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो रिक्वायर्ड कैपिटल स्टॉक को हम देखें तो यहाँ देखिए ये कितना है 1200। ये कैसे मिला है हमें, आउटपुट 400 है और हमारा COR की वैल्यू कितनी है 3, तो 400 गुना 3 इजिकल टू 1200, ये क्या है रिक्वायर्ड कैपिटल स्टॉक। नेक्स्ट है अब हमारा आउटपुट जो बढ़ गया है 410 हो गया है और COR की वैल्यू है 3, तो 410 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 1230, ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड कैपिटल स्टॉक। अब और आगे हम देखते हैं कि यहाँ रिप्लेसमेंट कैपिटल है, नेट इन्वेस्टमेंट है और जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है इनको डैश से दिखाया गया है। इसका मीनिंग है कि जो प्रीवियस ईयर या जो पिछले वर्ष के डेटा हैं वो हमें अवेलेबल नहीं है। अब है रिप्लेसमेंट कैपिटल या डेप्रिशिएशन। ये कैसे निकलता है, रिप्लेसमेंट कैपिटल या डेप्रिशिएशन जो है वो यहाँ हमने नीचे टेबल के नीचे देखा कि डेप्रिशिएशन की वैल्यू है 0.2 या 20%। तो रिप्लेसमेंट कैपिटल हमें बताती क्या है कि जो कैपिटल हमने काम में ले ली है उसे रिप्लेस या मेंटेन करने के लिए हमें जो पैसा लगाना है उसे हम डेप्रिशिएशन या रिप्लेसमेंट कैपिटल कहते हैं। रिप्लेसमेंट कैपिटल को हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड कैपिटल स्टॉक है उसका 20%, हमने देखा नीचे डेप्रिशिएशन की वैल्यू 0.2 या 20% है, तो इस रिक्वायर्ड कैपिटल स्टॉक का 20% कितना होता है 240, ये हमारा क्या हो जाएगा रिप्लेसमेंट कैपिटल या डेप्रिशिएशन। अब नेक्स्ट है रिक्वायर्ड कैपिटल स्टॉक जो है वो 1230 है, इसका 20% देखेंगे तो वो हो जाएगा 246, तो अब हमारा जो डेप्रिशिएशन है वो कितना हो गया 246। इसी तरह से हम आगे देखते जाते हैं, यहाँ 1275 का 20% होता है 255। इस तरह से हमें रिप्लेसमेंट कैपिटल या डेप्रिशिएशन मिल जाता है। अब है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक, यानी डेल्टा के ही क्या होता है नेट इन्वेस्टमेंट होता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए कैपिटल स्टॉक जो है वो 1200 से बढ़ के 1230, तो कैपिटल स्टॉक में कितने का चेंजेज है 30 का चेंजेज है, तो जो डेल्टा के या चेंज इन कैपिटल स्टॉक है वो ही क्या होता है नेट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ नेट इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 30 के बराबर। अब आगे हम देखें तो
कैपिटल स्टॉक में चेंजेस कितने हो गए हैं, 1230 से 1275, यानी रिक्वायर्ड कैपिटल स्टॉक कितना बढ़ गया है, 45 के बराबर। तो कैपिटल स्टॉक में चेंजेस आया 45, तो नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 45। इस तरह से हम नेट इन्वेस्टमेंट को निकाल लेंगे। फिर है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ देखिए डेप्रिसिएशन 240 है और नेट इन्वेस्टमेंट 30 है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इस तरह से हम देखें कि शुरू में हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो, हमारा जो आउटपुट है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ जो आउटपुट है वो कांस्टेंट हो गया है। आउटपुट कांस्टेंट हो गया है, ठीक है, और उसके बाद में आउटपुट जो है वो घट गया है, -10 के बराबर इसमें कमी आ गई है। तो यहाँ अगर आउटपुट कांस्टेंट हो गया है तो हमारा रिक्वायर्ड कैपिटल स्टॉक है वो भी कांस्टेंट हो गया है। रिक्वायर्ड कैपिटल स्टॉक का मीनिंग है चेंज इन कैपिटल स्टॉक। तो यहाँ देखिए जो कैपिटल स्टॉक में उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, 0 के बराबर है, तो हमारा यहाँ नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। आगे चलकर हम देखते हैं कि प्रोडक्शन जो है या आउटपुट है वो घट गया है, तो इसकी वजह से हमारा जो रिक्वायर्ड कैपिटल स्टॉक है वो भी घट गया है। कितने के बराबर, 30 के बराबर। तो यहाँ कैपिटल स्टॉक में चेंजेस कितने आए, -30 के बराबर। तो हमारा जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो जाएगा, -30। तो यहाँ हम इस टेबल के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि हमें जब आउटपुट या इनकम लेवल दिया हुआ है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना होगा। ये है हमारी एक्सीलरेटर थ्योरी। अब हम देखते हैं कि जो एक्सीलरेटर थ्योरी दी हुई है उसकी कुछ लिमिटेशंस या क्रिटिसिज्म भी हैं, और वो क्रिटिसिज्म हम किस आधार पे बता सकते हैं कि जो एक्सीलरेटर थ्योरी की जो एजम्पशंस हैं वो ही क्या है, इसकी एक तरह से क्रिटिसिज्म हो जाएंगे। जैसे हम देखें कि एक तो ये बताया गया है कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी सप्लाई इलास्टिक है, यानी जैसे ही कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ती है तुरंत ही हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता है। सेकंड ऐसे बताया था कि जैसे कैपिटल है वो डिविजेबल है, यानी हमने एग्जांपल भी देखा था कि अगर हमें 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है तो वैसी मशीनरी हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन ऐसा होना आवश्यक नहीं है। हो सकता है हमें 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है और हमारे पास जो मशीनरी है वो 15 यूनिट प्रोड्यूस करने वाली है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उस मशीनरी का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और हम क्रिटिसिज्म कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने टाइम लैग एडजस्टमेंट को नहीं बताया। इन्होंने बताया कि जैसे ही कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ती है वैसे ही तुरंत इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से हम एक्सीलरेटर जो थ्योरी है उसकी क्रिटिसिज्म को देख सकते हैं, और यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलरेटर या त्वरक सिद्धांत। थैंक यू सो मच।